तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जैसे एफ जेड है, हम उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन कब बोलेंगे, जब वो ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी पे हम अपने क्वेश्चन की इक्वेशन को रख के देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर जाती है इस पॉइंट पर जेड नोट एक पॉइंट होगा, अगर इस पे सेटिस्फाई कर जाती है तो मतलब हम उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन भी बोल देंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल है मेरा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड। अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करना चाहते हैं या हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे लिमिट को चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं मोड ऑफ जेड है, तो ये क्या होता है, मोड ऑफ जेड क्या होता है मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मेरे पास। तो अगर मैं इसको इस मोड जेड को अगर एक इक्वेशन में पुट करके देखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड, ये एट जेड इक्वल टू 0 पे है ये मोड जेड। तो जेड नोट जो पॉइंट है वो मेरे पास 0 है, अपॉन में जेड माइनस 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, मोड जेड अपॉन जेड। मोड जेड को हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आईटा वाई। अब देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो और इसके ऊपर अंडर रूट है, अगर हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एक्स आएगा और नीचे भी हमारे पास एक्स ही आ रहा है, यानी कि एक्स की जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है और डिनोमिनेटर की वैल्यू वो बराबर आ गई। अगर कभी भी n इक्वल टू डी आ जाए, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और जब हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सीधा ही मना कर देंगे, लिख देंगे सीधा ही नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे कि दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार। तो अगर मुझे ये बताना है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं, तो वही सबसे पहले मैं जेड क्या होता है मेरे पास एक्स प्लस आईटा वाई, और जेड बार मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आईटा वाई। ठीक है, तो अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मैं इसको इस फंक्शन में रख के देखूंगी तो क्या होगा, मेरे पास जेड बार माइनस ये क्या है, एट जेड इक्वल टू 0 पे ही माइनस 0 अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, तो 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड बार ओवर जेड। अब मुझे पता है ये तो होता है मेरे पास x माइनस आईटा वाई और ये भी होता है मेरे पास x प्लस आईटा। अब देखो x की वैल्यू पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि ये फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये चीज मुझे पता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के दो क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम सीआर इक्वेशन से भी डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शन, इनके कुछ एग्जांपल, उनकी थ्योरी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जैसे कि सीआर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सीआर इक्वेशन जो होती है ना, तो ये इसको सीआर इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, जैसे कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है, ऐसे एफ जेड का कोई भी फंक्शन है तो हम उसमें रियल पार्ट को देखेंगे सबसे पहले, फिर हम उसके इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे। ठीक है, और रियल पार्ट जो होता है ना उसको हम यू एक्स यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स लिखेंगे, यू वाई जो होता है वो डेल यू ओवर डेल वाई करेंगे। ठीक है, ऐसे इमेजिनरी पार्ट में हम वी, इसको हम वी से डिनोट करेंगे और इसको हम यू से डिनोट करते हैं, तो वी एक्स निकालेंगे और ऐसे ही हम वी वाई निकालेंगे, यानी कि डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई। इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब जैसे मैं आपके पास कोई क्वेश्चन बता, अब जगह सीआर इक्वेशन के लिए हमारे पास सीआर इक्वेशन होल्ड कब करेगी, जब हमारा यू एक्स इक्वल टू वी वाई होगा और वी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई होगा। जैसे कि अब मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ इसके ऊपर। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड, मेरे पास यही क्वेश्चन है। ठीक है, मोड ऑफ जेड तो मुझे पता है ये क्या होता है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला ये होता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, अगर इसको मुझे क्या बताना है कि ये सीआर इक्वेशन को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं सबसे पहले इसमें मुझे पता चल गया कि मेरे पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो मैं जीरो आइटा भी लिख सकती हूँ उसको। तो अब मैं यू एक्स देखती हूँ, यू एक्स क्या होएगा मेरे पास वन, इसका मैं अगर करती हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मेरे पास 2x हो जाएगा, यानी कि मेरे पास आ गया x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही सेम अगर मैं इसका y के रेस्पेक्ट में करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा y ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। अगर अब क्या होता है, अगर ये मेरे से बात कर रहा है एट जेड इक्वल टू 0 पे, अगर मैं
जीरो जीरो पुट करती हूँ तो ये तो मेरे पास 0/0 बन जाएगा और ये भी मेरे पास 0/0 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन जब मेरे पास आ जाती है तो मेरे पास डिफरेंशियबिलिटी को, मगर मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। ठीक है, अब तो अब मुझे जो इसका रियल तरीका होता है डिफरेंशियबिलिटी निकालने का, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे ux निकालना है तो मैं ux को कैसे निकालूंगी, x नोट प्लस h क्या होगा, जो अगर मुझे जीरो पे निकालना है या तो ये मेरे पास x नोट पॉइंट हो जाएगा। तो ये मुझे इस तरीके से ux vx के सब की वैल्यू मिलेगी, x नोट प्लस h, और इधर में आता है जैसे जीरो जीरो है तो यहाँ पे मेरे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे आता है मेरे पास u ऑफ x नोट और y नोट, ये यहाँ पे y नोट। ठीक है, इधर फोन में इसमें होता है h, और अगर मैं v x u ऑफ y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास x नोट और y नोट में अब मेरे पास h जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा u ऑफ x नोट y नोट बाई h। ठीक है, ये चीज आ गई मेरे पास। अगर मुझे v u ऑफ एक्स वाई था ये, अगर मुझे v x निकालना हो तो मैं कैसे करूंगी, x नोट और y नोट को तो एज इट इज ही रखूंगी मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा u ऑफ x की बात कर रहे हैं तो x नोट प्लस h और y नोट, ये ऐसे आ जाएगा अपॉन में h। अगर मैं v ऑफ y की बात करूँ तो ये मेरे पास x नोट और y नोट माइनस v ऑफ, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस v ऑफ x नोट और y नोट प्लस h ओवर में h। ठीक है, अब ये डिफरेंशियबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। अब जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन अगर उसकी डिफरेंशियबिलिटी निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालूंगी, ये मैं आपके आगे के क्वेश्चन में आपको करके दिखा दूंगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करती हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन है हम उसको डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, एट z इक्वल टू z नोट पे कब बोलेंगे, या तो वो डिफरेंशिएबल के लिए CR इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है, उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव जैसे कि ux, uy, vx और vy पार्शियल डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम बोल देंगे कि वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें हमारी CR इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि अब मैं ऊपर वाला ही क्वेश्चन लेके चलती हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे पहले तो हम लिमिट वगैरह भी चेक करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये मोड जेड का ही था तो मोड जेड को तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखती हूँ। ठीक है, अगर मैं यू एक्स, जैसे मैंने इसका यू एक्स निकाला था तो मेरे पास क्या आया था, एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया था मेरे पास। ठीक है, और अगर मैं वी एक्स यू वाई निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आया था, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो वी एक्स था वो जीरो था और ये भी वी एक्स भी जीरो था मेरे पास। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने निकाल लिया, लेकिन मुझे पता है कि ये एक्स है और इसको अगर मैं बाहर लेके जाऊंगी तो ये भी मेरे पास एक्स ही आएगा। तो ये एक्स और एक्स की तो सेम वैल्यू आ रही है, मतलब कि यहाँ पे तो मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे तो मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल दूंगी इसकी लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ, तो उसमें मेरे पास क्वेश्चन है जैसे कि f ऑफ z इक्वल टू मोड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे पता है ये मेरे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसमें भी मेरे पास रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर इसकी CR इक्वेशन पे बात करूँ तो CR इक्वेशन में देखती हूँ u क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v क्या है मेरे पास जीरो। तो यू एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा 2x, और u ऑफ y मेरे पास क्या हो जाएगा 2y। वी एक्स भी जीरो होगा और वी वाई भी जीरो होगा। अब मुझे पता है ये जो फंक्शन है मेरे, ये जो CR इक्वेशन है ये सिर्फ जीरो पे ही इक्वल आ सकती है, इसके अलावा ये कहीं पे भी इक्वल नहीं आएगी। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो है, ये बात तो मुझे पता चल रही है कि ये फंक्शन क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो लेकिन क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, CR इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है सिर्फ यहाँ पर z इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो अब मैं z इक्वल टू जीरो पे ही मुझे बात करनी थी, तो जो मेरी CR इक्वेशन है वो तो मेरे पास सेटिस्फाई हो गई एट z इक्वल टू जीरो पे। तो अगर CR इक्वेशन z इक्वल टू जीरो पे सेटिस्फाई होगी तो यानी कि z इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन भी हमारे पास डिफरेंशिएबल हो जाएगा।
ठीक है। अगर मैं z इक्वल टू 0 पे बात ना करके इसकी बात करूँ, जैसे z इज इक्वल टू 1 प्लस आईटा की बात करूँ, तो इस पे अगर मुझे बताना है कि क्या मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं अगर इसकी लिमिट चेक करूँ तो लिमिट चेक करती हूँ, तो लिमिट चेक करती हूँ मैं इसकी, तो यू एक्स अगर मैं देखती हूँ पहले इसका, ये है यू एक्स में देखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2x, और यू वाई देखती हूँ तो भी मेरे पास क्या आएगा 2 ऑफ वाई। तो x की लिमिट क्या है 1 प्लस आईटा, 2 हो जाएगा 1 प्लस आईटा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x वाई की लिमिट भी कितनी है, y की लिमिट है 1 प्लस आईटा पे अगर मैं चेक कर रही हूँ तो ये तो दोनों इक्वल ही नहीं आएंगे, 1 प्लस आईटा आ गया ना ये तो दोनों ये नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पे हमारे सीआर इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब सीआर इक्वेशन के मैंने जैसे ही क्वेश्चन किया, अगर मैं एनालिटिसिटी पे बात करती हूँ, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन पे अगर मैं बात करती हूँ, अगर कोई भी फंक्शन है वो मेरा एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा, ठीक है, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा एफ जेड उस सेट टू बी एनालिटिक फंक्शन एट z इक्वल टू z नोट इफ एंड ओनली इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड, एफ जेड क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट, इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट, मतलब कि एक जेड नोट पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल हो गई, उसके साथ साथ 1 2 3 4 किसी और पॉइंट पे भी वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम उसको एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं, जैसे एफ ऑफ जेड होता है मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस आईटा वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसमें यू एक्स देखूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, और u ऑफ y देखो तो 0 हो जाएगा, v ऑफ x देखो तो 0 हो जाएगा, v ऑफ y देखो तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2y, यानी कि ये x स्क्वायर नहीं ये 2x होएगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू वाई पे डिफरेंस, x इक्वल टू वाई पे डिफरेंस, क्योंकि अगर x की आप x और y पे, क्योंकि हम देखेंगे यू एक्स इक्वल टू वी वाई ही तो होता है हमारे पास, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू y पे ये फंक्शन जो होगा ये हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, जैसे इसके अलावा अगर हम किसी और पॉइंट पे देखना चाहे तो किसी और पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि x इक्वल टू वाई पे तो ये डिफरेंशिएबल है सिर्फ एक पे, बाकी पे तो नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। क्योंकि एफ जेड जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे एनालिटिक डिफरेंशिएबल है, उसके किसी भी नेबरहुड पे वो नहीं है डिफरेंशिएबल, तो हम बोल देंगे कि ये नॉट एनालिटिक है। अब जैसे कोई फंक्शन होता है वो जैसे कि ये तो नॉट एनालिटिक था, नो वेयर एनालिटिक बोलते हैं हम इसको। जैसे अब एक होता है एंटायर, एंटायर फंक्शन, जो ये बात याद रिमार्क में है, जो एंटायर फंक्शन होता है वो हमारा एनालिटिक एवरीवेयर होता है, एनालिटिक एवरीवेयर होता है, ठीक है, ठीक है। अब एनालिटिक फंक्शन में अगर हम बात करते हैं तो हम इसकी सिंगुलरिटीज के बारे में बात करते हैं। सिंगुलरिटीज, सिंगुलरिटीज हमारे पास कितने टाइप की होती है, सिंगुलरिटीज होती है हमारे पास 2 टाइप की, एक होती है मेरे पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और एक होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में मेरे पास 3 टाइप होती है, रिमूवेबल, पोल और इसेंशियल, और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है ये अकेली होती है, ठीक है। अगर मैं सिंगुलरिटीज की बात करता हूँ, सिंगुलरिटीज में कैसे निकालती हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1, तो ये क्या है z माइनस 1, जो इसका डिनोमिनेटर होता है इसको मैं इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो z इक्वल टू 1 पे इसकी एक सिंगुलरिटी आ जाती है, यानी कि z इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, यानी कि ये है इसकी सिंगुलरिटी, और जहां सिंगुलरिटी मिल गई वहीं पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। बाकी सब जगह पे हो जाएगा, लेकिन जो सिंगुलरिटी है वहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। जैसे अगर मैं और क्वेश्चन करती हूँ तो एक इसमें हम कुछ नोट करने वाली बातें जो है वो हम लिखते हैं, अगर कोई फंक्शन है वो नो वेयर एनालिटिक है, नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक, इसका मतलब है कि उसके कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है, कोई भी इसके सिंगुलर पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब मैं बात कर, जैसे कि फंक्शन आ जाता है e की पावर z में आता है, साइन z में आता है, कोस z में आता है, या फिर हाइपरबोलिक में आता है, साइन हाइपरबोलिक z, कोस हाइपरबोलिक z, ये सब क्या होते हैं एनालिटिक एवरीवेयर,
एनालिटिक एवरीवेयर होते हैं। अगर मैं रेशनल फंक्शन की बात करती हूँ, पी एक्स और क्यू एक्स, ये भी एनालिटिक एवरीवेयर होते हैं। बस इसमें कंडीशन क्या होती है कि जहां पर जो हमारा जो क्यू एक्स है, एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट द क्यू एक्स, जहां पर जीरो है, यहाँ पे ये एनालिटिक नहीं होता। इसके एनालिटिक होने के लिए हमारे पास कंडीशन होगी कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे जीरो मिल गया वहीं पे ये एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, अब मैं अगर क्वेश्चन बात करती हूँ, जैसे कि एनालिटिक की बात करूँ, जैसे टेन जेड है, ये हमने 11th-12th में पढ़ा है। टेन जेड जो होता है वो एनालिटिक एवरीवेयर होता है, लेकिन ये बस कहाँ पे नहीं होता, एक्सेप्ट 2n+1 π/2। ये याद रखने की चीज है। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ, अब जैसे मेरे पास कुछ जैसे कि एक्सपेंशन होते हैं, e की पावर z का अगर मैं एक्सपेंशन करती हूँ तो 1+z+z² बाई 2 फैक्टोरियल और z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर मैं साइन z का करती हूँ तो z-z³/3 फैक्टोरियल प्लस z5/5 फैक्टोरियल, ऐसे प्लस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं कोस z का करती हूँ तो उसमें क्या आ जाता है, 1 आता है मेरे पास, 1-z² अपॉन 2 फैक्टोरियल z⁴/4 फैक्टोरियल, और इसमें भी प्लस माइनस मेरे साथ चलता रहता है। ठीक है, अब जैसे लॉग का एक होता है हमारे पास लॉग का, तो लॉग होता है मेरे पास log 1+z। log 1+z जो होता है वो कैसा होता है, z-z²/2। इसमें हमें फैक्टोरियल नहीं लगाना होता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं लगता। z-z²/2 प्लस z³/3, ये सेम इसके जैसा ही होता है, बस ये यहाँ से शुरू होता है, z से शुरू होगा और प्लस माइनस इसमें चलता रहेगा, ये होता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, हमारे पास टेलर सीरीज आती है, टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जेड से शुरू करते हैं, एफ ऑफ जेड नोट प्लस एफ डैश जेड नोट, और ये होता है z-z0 पे, यहाँ पे आता है हमारे पास फैक्टोरियल 1। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड नोट और z-z0 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये हमारा ऐसे ही चलता रहता है, ये होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल पे भी करके देखूं, जैसे कि मैं e की पावर z लेती हूँ, तो e की पावर z, तो e की पावर z की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो z नोट पे बात कर रही हूँ, जीरो पे बात करनी है। ठीक है, e की पावर z की बात करती हूँ तो e की पावर 0, e की पावर z। ठीक है, अगर मैं f डैश की बात करती हूँ तो भी e की पावर z ही आएगा। ठीक है, और फिर इस पे रखती हूँ e की पावर 0, मेरे पास फिर से बना जाएगा, और e की पावर z का अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो भी मेरे पास e की पावर z ही आएगा, जीरो वैल्यू पुट करूंगी तो फिर से ये बना जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसका एक्सपेंशन करके देखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 और ये 0, तो यहाँ पे सिर्फ z ही बचेगा। और फिर अगर मैं यहाँ पे करके देखती हूँ एफ डैश और जेड नोट, ऐसे करके देखती हूँ तो डबल डेरिवेटिव करूंगी तो e की पावर z ही आएगा, अगर 0 पुट करती है तो e की पावर 0 इक्वल टू 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे z नोट की जगह 0, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास z² अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से मैंने ई जेड का निकाल दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, एक लोरेंट सीरीज होती है मेरे पास, लोरेंट सीरीज जो होती है, तो लोरेंट सीरीज में बस मुझे यह समीशन लेता है, पहला समीशन होता है n ऑफ 0 से इन्फिनिटी का होता है, और दूसरा समीशन जो होता है n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी का होता है इसमें। तो इसमें करना क्या है मुझे, ये ए एन होता है, ए एन के साथ मेरे पास क्या होता है, z-z0 की पावर n, और यहाँ पे ये n से यहाँ पे होता है हमारे पास बी एन, और ये होता है बी एन z-z0 की पावर n, ये वाला होता है। इसमें ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये होता है मेरे पास प्रिंसिपल पार्ट, और ये जो होता है मेरे पास टेलर पार्ट। ठीक है, अब अगर मैं सिंगुलरिटीज की बात करती हूँ, तो सबसे पहले मुझे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात करनी है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, तो इसमें मुझे रिमूवल था, पोल था और इसेंशियल था। अब रिमूवल के लिए सबसे पहले मुझे क्या बात याद रखनी पड़ेगी, रिमूवल के लिए मुझे बात याद रखनी है, जैसे कि अगर मैं कोई भी, जैसे कोई भी अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है, अगर उसमें एक्सपेंशन लगता है तो सबसे पहले मैं उसमें एक्सपेंशन ही लगाऊंगी। एक्सपेंशन लगने के बाद मैं देखती हूँ कि जो मेरा प्रिंसिपल पार्ट होगा, प्रिंसिपल पार्ट या तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, प्रिंसिपल पार्ट नॉट एग्जिस्ट, किसमें, रिमूवेबल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरी चीज क्या है, इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आएगी, नो नेगेटिव टर्म ऑफ z, ये दोनों चीज नहीं होगी। जैसे कि
ये वाली चीज आ गई। और अगर इसका और में करके अगर मैं करती हूँ, अगर मैं इसमें लिमिट के थ्रू लगाना चाहती हूँ, लिमिट z टेंड्स टू z नोट तो करती हूँ, तो ये मेरे पास कैसी वैल्यू आएगी, ये हमेशा मेरे पास फाइनाइट वैल्यू आएगी प्लस एग्जिस्ट। इसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट होगी, एग्जिस्ट होगी। ये कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं पोल की बात करती हूँ, तो पोल में क्या होता है मेरे पास, जो प्रिंसिपल पार्ट होता है उसकी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आती है। क्या आती है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव टर्म जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे तो होती ही नहीं है, और यहाँ पे क्या होती है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलती है हमें पोल में। ठीक है, और जब मैं इसमें लिमिट लगाती हूँ, तो लिमिट कैसी होनी चाहिए मेरी, फाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट होगी, एग्जिस्ट होगी, और हमारी नॉन जीरो, नॉन जीरो। या फिर हम लिमिट लगाने पे अगर हमारे पास इनफाइनाइट आ जाता है तो मतलब कि वो हमारा पोल है। तीसरी जो थी मेरे पास क्या थी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या होती है कि इसमें जो है वो एक्सपेंशन अगर हम लगाते हैं तो इनफाइनाइट नंबर में प्रिंसिपल पार्ट आता है मेरे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, इन प्रिंसिपल पार्ट आता है। ठीक है, या फिर अगर हम लिमिट लगाते हैं तो लिमिट में ये आती है हमारे पास हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही हम इसके अब एग्जांपल करेंगे तो हमें ये चीजें समझ में आ जाएगी। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, एक पोल के लिए आप एक चीज और याद रखें, जैसे कि हम लिमिट लगाते हैं इसमें, पोल पोल के लिए बात कर रही हूँ मैं, ये यहाँ पे लिख देती हूँ। पोल पोल के लिए जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे मैं अगर मैं लिमिट लगाती हूँ z से z नोट, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, z माइनस z नोट की पावर m f ऑफ z करके अगर हम लगाते हैं, तो जो m होता है ना वो हमारा ऑर्डर बताता है इसमें। ये जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आगे आगे ये चीजें आ जाएगी। अब जैसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आता है अब, जैसे कि f ऑफ z इक्वल टू z क्यूब ओवर z माइनस वन और z माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन अगर मुझे मुझे बताना है कि इसमें किस टाइप की क्या सिंगुलरिटी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरा जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगी, तो z माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो z इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, और z इक्वल टू, ये टू है, ये दो बार आएगा, z इक्वल टू टू, जेड माइनस टू का स्क्वायर, जेड माइनस टू का स्क्वायर है ना, तो इसकी टू और टू। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास जो जेड की वैल्यू जो आई वो एक तो वन आई है और एक टू आई है। अब मुझे पता चलेगा ये तो सिंगल वैल्यू है, यानी कि ये तो सिंगल वैल्यू है और ये डबल वैल्यू आ रही है, यानी कि ये तो मेरे पास सिंपल पोल देगा, ये जो है ना ये मेरे पास सिंपल पोल देगा, और ये मेरे पास जो पोल देगा वो सेकंड ऑर्डर का दे रहा है, क्योंकि दो और दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या, तो मुझे पोल है ये, तो मुझे ये बात पता कैसे लगेगी कि ये पोल है। पोल निकालने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे कि z इक्वल टू वन पे निकालना है, जैसे कि एट z इक्वल टू वन। अब मेरे पास दो सिंगुलरिटी आई, एक तो वन पे और एक टू पे। अब मैं देखती हूँ किसमें सिंपल पोल है, किसमें क्या है, ये चीज मैं देखती हूँ। एट z इक्वल टू वन पे देखती हूँ, तो z इक्वल टू वन पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, z माइनस वन को आगे ले लेंगे, z क्यूब ओवर z माइनस वन z माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, अब वन से वन को कैंसिल कर देंगे, इसकी जगह पे हम वन लिखेंगे, वन ओवर वन माइनस टू का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा, मेरे पास वन ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास फाइनाइट भी है, एग्जिस्ट भी कर रही है और नॉन जीरो भी है, तो ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा सिंपल पोल, सिंपल पोल। ठीक है, अब दूसरा मैं देखती हूँ, एट z इक्वल टू टू पे देखती हूँ मैं, z इक्वल टू टू पे देखती हूँ, तो टू पे देखने के लिए क्या लूंगी मैं, z माइनस टू। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाली जो चीज है ना, z माइनस जेड नोट की पावर m, ये वाली चीज, तो कितनी पावर लूं मैं, तो अगर मैं इसकी पावर दो लेती हूँ और z क्यूब ओवर z माइनस वन और z माइनस टू का स्क्वायर, तो ये तो मेरा पूरा कट जाएगा, और टू टू अगर मैं रखती हूँ तो एट, एट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस वन इज वन, यानी कि एट। ये भी फाइनाइट है, एग्जिस्ट है और नॉन जीरो नंबर है, और यहाँ पे यानी कि पोल ऑफ ऑर्डर टू आ गया मेरे पास। पोल आपको ऐसे करके देखना है कोई भी क्वेश्चन। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ आपको, क्वेश्चन जैसे कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन हो उसको मैं एक्सपेंशन से भी कर सकती हूँ, जैसे कि मेरे पास आता है z माइनस साइन z अपॉन
z की पावर 4। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है तो z, अब साइन z का तो हम एक्सपेंशन पहले पढ़ चुके हैं, z माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z की 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके ये चलेगा। अब यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, मैं इसको कैंसिल भी कर सकती हूँ, तो खोल लेती हूँ मैं इसको, माइनस का z प्लस की z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। ये माइनस था तो ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आ गया मेरे पास। नीचे क्या चल रहा है मेरे पास, z की पावर 4 चल रहा है। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, z की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और नीचे आ रहा है मेरे पास z की पावर 4। अब मुझे ये देखना है कि z की पावर ये पोल है या क्या है। ठीक है, तो अब मुझे ये चीज देखने के लिए z की पावर 3 से ये कट गया तो मेरे पास ये क्या आ गया, 1/z ये आ गया। यानी कि अब मुझे ये पता था जब पोल होता है तो मेरे पास क्या होता है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती है। तो यानी कि ये मेरा क्या है, पोल है, कि ये 1/3 फैक्टोरियल 1/6 आ गई, फाइनाइट वैल्यू, यानी कि ये मेरे पास क्या है, पोल है। और प्रिंसिपल पार्ट में क्योंकि मेरे पास एक ही टर्म है, ये चीज हम समझ में आ गई। ठीक है, अगर जैसे मैं एक और क्वेश्चन करके देखती हूँ, जैसे क्वेश्चन लेती हूँ मैं एक